Hello 11th standard students. So welcome to the another video of structure of atom chapter. So इसके पहले हमने कैथोड रेज के बारे में जाना, थॉमसन के एटमिक मॉडल के बारे में जाना एंड obviously then we had the model of Rutherford एंड अगला जो मॉडल है एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग जो है बोर का नील्स बोर का एटमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं जो कि पहला स्टेबल और क्वांटाइज मॉडल था। इसके पहले के सारे जो मॉडल्स थे एटमिक मॉडल्स उनका सबका एक कॉमन ड्रॉबैक था कि इनमें से कोई भी मॉडल स्टेबल नहीं था, ना ही वो ऐसे मॉडल्स थे जो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस बता पाए थे। बट एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो के बोर का जो मॉडल था जिसमें पहली बार क्वांटाइजेशन की बात की गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एनर्जी ही एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट पर जाते हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो उतनी एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो लूज़ करते हैं। तो जो एक फ़िक्स क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है वो कभी भी क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं हुई। तो इसी वजह से ये वर्ड क्वांटाइजेशन अटैच हुआ इस नए फिज़िक्स से। So the reason we are studying this because to understand how Niels Bohr got the hunch that the electrons would behave very differently inside atom compared to what is being predicted by classical mechanics, and obviously he had his own inspirations, but these three theories are very important to get a good grasp of Bohr's atomic model. And the three theories I'm talking about, or the three phenomena that I'm talking about, द फर्स्ट वॉज जिसकी हमने बात की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसका मैंने डिटेल वीडियो जो है दिया था। अगला जो फिनोमेना जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनली विल स्टार्ट नील्स बोर्स मॉडल। तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके JEE के लिए, नीट के लिए भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि जो भी मॉडर्न इनोवेशंस हैं जिन्होंने हमारी लाइफ बदल कर रख दी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, इवन और भी जो अलग अलग फील्ड्स हैं, इनफैक्ट इवन फार्मास्यूटिकल्स में जो दवा खा के हम जिंदा रहते हैं, इन सभी में क्वांटम मैकेनिक्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दिस चैप्टर इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो should not be taken as just a chapter to score marks, but it is a story about how humans came up with the most important idea ever, one of the most important ideas ever, and the most successful science model we have so far, which is quantum mechanics, right? And that's why I'm diving really deeper so that आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में, और आपको पता चले एक एक करके जो है कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, एंड एट द एंड क्वांटम मैकेनिक्स की जो है डिस्कवरी होती है। एंड ऑब्वियसली जैसे लोग आइंस्टाइन को उनके रिलेटिविटी थीरीज़ के लिए जानते हैं, पर मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूँगा कि आइंस्टाइन जो है ही वॉज द रियल फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एस्टेब्लिश क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि जो आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन था और दुनिया को देखने का जो नज़रिया था उससे आइंस्टाइन कभी भी खुश नहीं थे, एंड दैट्स वाई एक तरह से एक पब्लिक इमेज है कि आइंस्टाइन नेवर लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, बट उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी उतना ही सोचा था जितना उन्होंने जो है रिलेटिविटी के बारे में सोचा था, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। एंड ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला रिसर्च पेपर है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो सबसे बड़ी जो एक गलत फहमी है पूरी साइंस कम्युनिटी में वो ये है कि लोग इसको फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अटैच करके देखते हैं और उनको ये लगता है कि आइंस्टाइन ने ये जो पेपर पब्लिश किया था, ये जो लाइट क्वांटा वाला हाइपोथेसिस दिया था, उसके पीछे का मकसद ये था कि वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना चाहते थे। सो इस वीडियो के एंड में ये क्लियर हो जाएगा, मतलब इस जो भी ये वीडियो में आगे भी बनाऊंगा, मतलब सेकंड पार्ट इसका। पर जो चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैं अभी आपको बोल देता हूँ, कि आइंस्टाइन ने सबसे पहले जो है कुछ इक्वेशंस डिराइव किए, राइट, कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव किए। एक्चुअली वो यू नो उन्होंने इमेजिन किया था एक स्फीयर जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भरा हुआ है और उस स्फीयर का वॉल्यूम कम होता है, बढ़ता है, यानी वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, और उस दौरान एंट्रोपी के चेंजेस क्या होते हैं उसके बेसिस पे जो है उन्होंने बताया था कि लाइट शुड आल्सो बी लाइट की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होके इट शुड बी डिसकंटिन्यूस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज लाइट क्वांटा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भले मैक्स प्लांक को क्रेडिट दी जाती है लाइट क्वांटा की, पर पर्सनली मैक्स प्लांक ने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। ही जस्ट थॉट दैट or consider it to be a mathematical sort of setup to explain the anomalies of black body radiation.
but it was Albert Einstein who first took the uh, idea of quantization seriously, and the seriousness that it really deserved, right? तो यहाँ पे जो है, जो लाइट क्वांटा का जो आइडिया है कि लाइट जो है वो वेव ना होकर बहुत सारे पैकेट्स की बनी होती है, और हर पैकेट की एनर्जी सेम होती है किसी एक पर्टिकुलर लाइट के लिए, और ये पैकेट्स जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो पहले जो माना जाता था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, राइट, ऐसे स्प्रेड होती है, उसकी जगह ये वाला मॉडल कि लाइट की एनर्जी एक्चुअली छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड है, राइट, और वो पैकेट ही पूरे एब्जॉर्ब होते हैं और एमिट होते हैं। वो जो आइडिया था, that was Albert Einstein's idea, which explained photoelectric effect perfectly. So as I said, आइंस्टाइन ने जब आइंस्टाइन को लग गया कि नहीं, मैथमेटिक्स ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लाइट है वो जो है मैटर की तरह बिहेव करना चाहिए डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, और लाइट जो है एनर्जी पैकेट्स की बनी होगी। तो फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि इनका ये जो नया मॉडल है लाइट का, उसको वो कैसे जो है दुनिया के सामने रखेंगे। उनको कुछ तो जो है प्रेडिक्शंस देने पड़ेंगे, या तो कोई ऐसा फिनोमेना जो क्लासिकल जो मॉडल है वेव नेचर जो है उससे नहीं समझाया जा सकता, और वो शायद वो अपने मॉडल से समझा सकें। जैसे आइंस्टाइन ने जब जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तब जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, वो जो मर्क्यूरी का पेरीहेलियन था, उसके ऑर्बिटल जो चेंजेस थे, वो उतनी प्रिसिशन से नहीं समझा सकता था जितना जनरल रिलेटिविटी ने समझाया। तो यहाँ पर भी आइंस्टाइन की जब उनका जब पेपर कंप्लीट हुआ और जब ये क्लियर हो गया उनके दिमाग में कि ऑब्वियसली लाइट शुड बिहेव एज discrete packets of energy, its energy cannot be always continuous, but it can sometime be in the form of discontinued packets of energy. तो वो सोचने लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं समझा सकता हूँ, जिससे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा मॉडल सही है, एटलीस्ट थियोरेटिकल लेवल पे फ़िलहाल, एंड और भी आगे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं उस मॉडल को प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पर फिर उनको दिखाई दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एक ऐसा फिनोमेना था जो उनके पेपर के पहले से भी काफ़ी पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने उन पर काम किया, फिजिसिस्ट ने काम किया, और कुछ ऐसे पार्ट्स थे उस एक्सपेरिमेंट के जिसको क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझा सकता था। और जब आइंस्टाइन ने अपना लाइट क्वांटा वाला मॉडल यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एनालाइज किया, तो हर वो चीज़ जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हुआ था, वहाँ पे आइंस्टाइन के मॉडल ने उसे बखूबी बहुत अच्छे से समझाया। एंड देन आइंस्टाइन गॉट रियली एक्साइटेड एंड श्योर दैट लाइट क्वांटा का जो मॉडल है वो सही है, और वाकई लाइट जरूरी नहीं कि हमेशा वेव के फॉर्म में ही होती है, इट कुड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्वांटा, राइट। और एज आई सेड, फोटोन और लाइट क्वांटा में फ़र्क है। हालांकि आज लाइट क्वांटा को हम फोटोन के तौर पे जानते हैं, पर उस टाइम का जो आइंस्टाइन का कंसेप्शन था लाइट क्वांटा को लेकर, वो अभी के फोटोन से काफ़ी अलग है। और जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वॉज आइंस्टाइन अ फूल, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बिकॉज आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक आइंस्टाइन के टाइम में लोग ऐसा सोचते थे कि आइंस्टाइन वाकई में फूल थे। क्यों? बिकॉज इतने लंबे टाइम से जो वेव नेचर चला आ रहा था लाइट का, जिससे हम रिफ्लेक्शन समझते हैं, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को इजीली समझते हैं, जहाँ पे बिना वेव मॉडल के आप लाइट का नेचर नहीं समझ सकते, वहाँ पे आइंस्टाइन ने इतनी पुरानी थियरी को चैलेंज किया था और बोला था कि लाइट जो है वो एक्चुअली वेव की तरह ना होकर कभी कभी एनर्जी पैकेट्स की तरह जो है बिहेव करेगी, उसकी एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होगी। तो उसके लिए जो है 20 साल तक आइंस्टाइन स्ट्रगल करते रहे, पर किसी ने भी लाइट क्वांटा हाइपोथेसिस को सीरियसली नहीं लिया। बट फाइनली आइंस्टाइन को इसी थियरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, राइट। सो इनफैक्ट जब इनको प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का मेंबर बनाया गया, तब भी यही कहा गया कि आइंस्टाइन कभी कभी तुक्के मार देते हैं लाइट क्वांटा जैसे, पर उन्हें हमको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है एटम्स की रियलिटी को लेकर और स्पेशल रिलेटिविटी को लेकर। तो वो जो काम किया वो इनफ है उनको इस रेप्यूटेड ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए। तो लोग बिल्कुल भी क्वांटा को सीरियसली नहीं लेते थे। इवन आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि किस तरह से उनका जो मॉडल है वो परफेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाता है। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट phenomena, and that played a very important role in shaping the progress of quantum mechanics. ठीक है, so the photoelectric effect was another clue that indicated that classical physics wasn't the complete story, right? जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे नए फिनोमेना थे जिनको समझाने में क्लासिकल फिज़िक्स सक्षम नहीं था, और वहाँ पे ऐसा लगा कि हो ना हो अब नए रूल्स की ज़रूरत है हमें फ़िज़िक्स में। एंड वहाँ से फिर जो है शुरुआत हुई और लोगों ने दूसरे दिशा में सोचना शुरू किया। जैसे मैंने बताया था कि उसकी नींव जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने रखी, जहाँ पे जो हायर वेवलेंथ वाला जो है कैटेगरी है इंफ्रारेड वाला, वहाँ पे जो थियरी थी उस टाइम पे वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। जितना एक ब्लैक बॉडी लो टेम्परेचर पे एमिट करनी चाहिए इंफ्रारेड,
उससे रियलिटी में कहीं ज़्यादा कम कर रही थी, राइट। और फिर वो जो मैक्स प्लांक का ब्लैक बॉडी फार्मूला था और उनका जो क्वांटाइजेशन वाला आइडिया था, उसने इसे बहुत अच्छे से समझाया, जहाँ पे उन्होंने बोल्ट्जमैन के आइडियाज़ यूज़ किए थे टू एक्सप्लेन कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे वर्क करती है। बट एज आई सेड, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, उसने अपने आप में एक तरह से नींव तो रखी दी थी कि अब नए फिजिक्स की ज़रूरत है। द बेस्ट थिंग दैट हैपन वॉज द गेस्टेशन ऑफ माइंड्स विद द सीड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे अच्छी बात जो हुई कि उस टाइम के जो यंग फिजिसिस्ट थे, उनके दिमाग में एक तरह से जो ना बीज उगने लगे, जिससे आगे चल के उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को चैलेंज किया और फिर क्वांटम मैकेनिक्स जैसी बहुत ही बेहतरीन थियोरी का जन्म हुआ। तो ये सारे एक तरह से टर्निंग पॉइंट्स आप बोल सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स। और इन सब के दौरान, राइट, जब एक तरह से फिज़िक्स की कम्युनिटी अंधकार में थी, तो वहाँ पे टॉर्च बेयरर के तौर पे अल्बर्ट आइंस्टाइन सामने आए, जो कि उस टाइम पे एक कह सकते हैं ना आप कि उनको एक फिजिसिस्ट के तौर पे भी कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज उनके पास कोई परमानेंट पोजीशन नहीं थी, ना ही वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। ही वॉज जस्ट पेटेंट क्लर्क वर्किंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, राइट। और लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ जब इतना अच्छा रिसर्च एक ऐसे इंसान से आया था जो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में भी काम नहीं करता था। बट आइंस्टाइन थे, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को जो है उनकी थियोरी को सीरियसली लेना पड़ा। और जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि 1905 में आइंस्टाइन ने 5 बहुत ही क्रांतिकारी पेपर लिखे थे, जिसमें से 4 उसी साल पब्लिश हुए, और एक जो था वो आगे चल के बाद में पब्लिश हुआ था। बट उन्हीं में से एक पेपर जो था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पेपर था, लाइट क्वांटा वाला पेपर था, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला। और आइंस्टाइन अपने उन सारे पेपर्स में से लाइट क्वांटा वाले पेपर को सबसे ज़्यादा ओरिजिनल मानते थे, राइट। बिकॉज स्पेशल रिलेटिविटी जो थी वो आइंस्टाइन नहीं कहते तो कोई और, तो मतलब वो इट वॉज समथिंग विच वॉज इन दी एयर इन दोज एरा, कि कोई ना कोई तो उस थियरी को जो है कंप्लीट कर ही देता, बिकॉज वो थियरी के बस कुछ हिस्से जोड़ने बाकी थे। लॉरेंट्ज और हेनरी पॉइंकर, इन लोगों ने काफ़ी काम किया था उस चीज़ को लेकर। पर लाइट क्वांटा की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, 20 साल तक दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने उस थियरी को सीरियसली नहीं लिया आइंस्टाइन को छोड़कर, राइट। तो इट वाज आइंस्टाइंस मोस्ट ओरिजिनल आइडिया, द आइडिया ऑफ लाइट क्वांटा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। आप एक मेटल लो, खास करके अल्कली मेटल, और उस पर जब आप विजिबल रेडिएशन, या जस्ट फॉर एन एग्जांपल टॉर्च डालते हैं, तो जैसे ही टॉर्च गिरती है, टॉर्च की लाइट गिरती है उस मेटेलिक सरफेस पर, तुरंत आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे इन द सेंस आप डिटेक्ट कर पाएंगे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक जो है रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स से। तो लाइट की वजह से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस फिनोमिना को जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर आप अल्कली के अलावा कोई दूसरा मेटल लेते हैं, तो आप विजिबल लाइट की जगह पे आपको यूवी लाइट लेनी पड़ेगी, बिकॉज यूवी इज़ मोर एनर्जेटिक कंपेयर टू विजिबल। सो जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, तो आप विजिबल लाइट नहीं यूज़ कर सकते। सो इसकी शुरुआत 1887 में हुई, जिसमें हेनरिच हर्ट्ज, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, और विल्हेम हॉलवॉक्स, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें देखा उन्होंने कि जब आप यूवी रेडिएशन जो है पॉइंट करते हो मेटलिक सरफेस पे, तो बेसिकली उसके अंदर जो है वहाँ से पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि बिल्कुल कैथोड रेज जैसे होते थे। तो क्योंकि उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं था, तो E/m रेशियो फाइंड किया जाता था, और E/m रेशियो जब कैथोड रेज जैसा ही होता था, तो समझ जाते थे कि नहीं, जे थॉमसन ने जिस पार्टिकल की बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो भी वही पार्टिकल हैं, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जे थॉमसन ने भी खुद ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन 1899 जे थॉमसन इन्वेस्टिगेटेड यूवी लाइट इन क्रूक्स ट्यूब। आपको मैंने ऑब्वियसली बहुत डिटेल में कैथोड रेज के बारे में बताता हूँ। तो क्रूक्स ट्यूब सबसे मॉडर्न ट्यूब्स थी, जिसके अंदर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा लो कर पाए थे और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई कर पाए थे। तो उसी एक ट्यूब में जे थॉमसन ने जब ये रेडिएशन जब कैथोड के सरफेस पे डाला, तो उस टाइम पे सेम कैथोड रेज उनको देखने को मिली, जो बिना लाइट फोकस किए मिलती थी जब आप हाई वोल्टेज पास करते थे। तो बिना हाई वोल्टेज पास किए उन्होंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टारगेट किया कैथोड के सरफेस पे, तो उनको जो है कैथोड रेज वापस से देखने को मिली थी, राइट। सो दिस वाज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो ये समझाता था कि किस तरह से जब आप विजिबल लाइट या यूवी लाइट फोकस करते हो किसी मेटलिक सरफेस पे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इन द रिसर्च थॉमसन एनक्लोज्ड अ मेटल प्लेट, अ कैथोड, इन अ वैक्यूम ट्यूब। सो एक वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने कैथोड लिया, जो कि एक मेटल प्लेट का बना था थॉमसन ने, और उसके बाद उसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है फोकस किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे, एंड ही नोटेड दिस ऑब्जर्वेशन, राइट। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ पे फेल हो रहा था और समस्या क्या थी इस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, कि जिसको आइंस्टाइन जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ी इस मिस्ट्री को क्रैक करने के लिए, कि व्हाई इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग इन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। सो यहाँ पे जस्ट आप एक डायग्राम देख लीजिए कि जैसे ये मेटलिक सरफेस है आपका, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आप लाइट फोकस करते हैं, वेव आती है, चाहे ये विजिबल लाइट हो या यूवी लाइट हो, इंफ्रारेड आप लेंगे तो कोई असर नहीं होगा बिकॉज उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द एटम, बट जनरली विजिबल से काम चल जाता है। अगर आप अल्कली मेटल लेते हैं और दूसरे कोई मेटल्स हैं तो आप यूवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही लाइट फोकस करते हैं तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर जो है निकलते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को फोटो करंट कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली अगर आप ये पता करना चाहते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या नहीं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए कि वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो इमीडिएटली जैसे ही लाइट फोकस की जाती थी तुरंत करंट देखने को मिलता था, राइट। तो दिस वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं बताता हूँ कि सबसे जो है बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो था उस टाइम पे वो ये कहता था कि वो लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर मान लीजिए आपके पास जो है, पहली चीज़ तो ये थी कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री पे। तो एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है और उसी के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, और वो इस तरह से मूव करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो लाइट की है, जब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जब एटम्स के थ्रू पास होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपकी जो लाइट है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों इंटरैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लाइट से इलेक्ट्रॉन की तरफ, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, और जो एनर्जी लगाते हैं पकड़ने के लिए, जो एनर्जी रोक के रखती है इलेक्ट्रॉन को, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये जो लाइट जब आती है इस तरह से और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फिर मेटल से बाहर निकल जाता है, तो जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये जो प्रक्रिया है एनर्जी ट्रांसफ़र वाली, उसमें काफ़ी वक्त लगना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जब ये एक्सपेरिमेंट्स किया जाता तो इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स ये प्रोसेस होती थी। जैसे ही आपने जो है लाइट फोकस की तुरंत आपको करंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता था कि आपने लाइट फोकस की तो 1-2 घंटे के बाद आपको असर देखने को मिले। तो ये पहला पॉइंट था जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ, कि वो ये कह रहे थे कि लाइट फोकस करने के कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। देयर शुड बी अ टाइम लैग बिटवीन द between the between the light coming on the surface and between the emission of the electron, but there was no time lag. Electrons were emitted instantly. जैसे ही फोकस किया जाता था रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर आते थे। तो ये पहला जो ऑब्जर्वेशन था जो क्लासिकल फिजिक्स के अगेंस्ट गया, या उनका जो प्रेडिक्शन था वो गलत हुआ। दूसरा उनका प्रेडिक्शन था कि मान लीजिए कि आपने ये लाइट ली है, ये जो है आपकी लाइट, मैं ये इसको डार्क कर रहा हूँ, और डार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये डार्क ले लीजिए, तो ये वाला है, ये डार्क रेड कलर की लाइट है, ये ब्राइट लाइट है, और ये जो एकदम डीम लाइट है लाल कलर की, वो ऐसा कह रहे थे कि मान लीजिए अगर आप पहले एकदम डीम लाइट यूज़ करते हैं लाल कलर की, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे क्योंकि डीम लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक होगी। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एकदम ब्राइट लाइट या एकदम इंटेंसिटी वाली लाइट यूज़ करते हैं सेम कलर की, पहले आपने डीम रेड यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, पर अब आप ब्राइट लाइट यूज़ करो रेड कलर की जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, या लेज़र यूज़ करो रेड कलर का, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन्स मेटल में से बाहर आएंगे कि नहीं, वो आपके लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे तो आप कितने भी ब्राइट लाइट यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते थे। तो ये दूसरा प्रेडिक्शन था जो गलत हुआ। तीसरी बात ये थी कि एक और चीज़ होती थी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप यूज़ करते थे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते थे। मान लीजिए आप येलो लाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपने येलो लाइट यूज़ की इलेक्ट्रॉन निकले, पर अगर आप और ज़्यादा ब्राइट येलो लाइट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, राइट। ये चीज़ भी क्लासिकल मैकेनिक्स ने प्रेडिक्ट नहीं की थी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड थी। तो फिलिप लेनार्ड, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि मान लीजिए कि आप रेड लाइट लेते हैं या येलो लाइट लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो इस तरह से आप सरफेस पे डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। फिर आप और ज़्यादा ब्राइट लाइट लेते हैं येलो कलर की, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। पर अगर आप एकदम डीम लाइट लेते हैं ब्लू कलर की, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाते हैं।
विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं वो लाइट की ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं निकलते थे वो भी निकलने लगते हैं, राइट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि मान लीजिए येलो लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ब्लू लाइट डालने पे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पर लेनार्ड ने एक जो चीज़ मेजर की वो ये थी कि ब्लू लाइट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी येलो वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थी। यानी पहले आप येलो कलर की लाइट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, फिर आप ब्लू कलर की लाइट डालते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। पर ब्लू कलर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी येलो वाले से कहीं ज़्यादा थी। तो ये जो चीज़ थी इसका भी क्लासिकल मैकेनिक्स के पास कोई जवाब नहीं था, राइट। सो ये जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर। और उसके बाद फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है हमारे हीरो आते हैं, और 1905 में जैसे मैंने बताया स्विट्ज़रलैंड की राजधानी में जहाँ पे उनका जो है घर है बर्न में, वहाँ पे उन्होंने ये सारा पेपर लिखा था। और इन द सेंस वहाँ पे रहते थे उस टाइम पे, और ज़्यादातर जो पेपर था वो उन्होंने अपने पेटेंट ऑफिस में ही लिखा था, जो भी उनको बीच में वक्त मिलता था। तो उस पेपर का नाम था ऑब्वियसली ऑन अ ह्यूरिस्टिक व्यू पॉइंट कंसर्निंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट, जिसमें उन्होंने लाइट क्वांटा की बात की थी और बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे लाइट क्वांटा की मदद से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो क्लासिकल मॉडल जैसे मैंने बताया कि क्या था कि जो वेव आती है लाइट की तो उसके अंदर वाइब्रेट करती हैं दो चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे पास होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, राइट। पर आइंस्टाइन ने कहा था ऐसा नहीं है, एक्चुअली जिसको आप वेव मान रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए ये 100 किलो जूल है, इस वेव की एनर्जी 100 किलो जूल है। तो आइंस्टाइन ने कहा इसकी भी एनर्जी 100 किलो जूल है, लेकिन इसकी एनर्जी 10 पैकेट्स में डिवाइडेड है, 10 एनर्जी के पैकेट्स में डिवाइडेड है, और हर पैकेट की एनर्जी जो है 10 किलो जूल है। तो इसकी भी एनर्जी 100 किलो जूल है, इसकी भी एनर्जी 100 किलो जूल है। पर ये जो वेव है वो एक्चुअली वेव नहीं है, वो पार्टिकल्स की बनी है जो वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करते हैं, और हर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल है। तो ये बेसिकली सारे एनर्जी पैकेट्स थे जो है एनर्जी कैरी कर रहे थे लाइट के अंदर। तो आइंस्टाइन ने कहा कि क्या होता है कि लाइट जो है क्योंकि उसकी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइडेड होती है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, जो कि ऐसे बीच में जो है अलग अलग नहीं होते, सारे जुड़े हुए होते हैं। पर उनका कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा वेव एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सिर्फ एक एक पैकेट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये एक पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा पैकेट अगर जा रहा है इस तरह से तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरा पैकेट एब्जॉर्ब करेगा। पर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ वन पैकेट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनीथिंग एल्स, राइट। तो अगर जो पैकेट एनर्जी का पैकेट जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये पैकेट उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना आ पाए, तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और आप 20 किलो जूल एनर्जी वाला पैकेट भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब इस पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्योंकि 10 किलो जूल से एनर्जी ज़्यादा है पैकेट की, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाहर निकलेगा, और जो भी एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्यों आप डीम लाइट यूज़ करते हैं रेड कलर की, येलो कलर की, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पर एकदम ब्राइट लाइट यूज़ करते हैं रेड कलर की तो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप उसको समझ सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये रेड कलर की लाइट है, उसके पैकेट्स मैंने छोटे बनाए हैं, लाइट क्वांटा जिसे हम कहेंगे आइंस्टाइन के लैंग्वेज में। और ये ब्लू कलर की लाइट है जिसके अंदर ब्लू कलर के पैकेट्स होंगे, जो मैंने बड़े बताएं। बड़े इसलिए बताएं बिकॉज ब्लू कलर के जो पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी रेड कलर के पैकेट से ज़्यादा है। और जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस में वो एक पर्टिकुलर पैकेट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन ने एक एक पैकेट एब्जॉर्ब किया होगा, इसलिए वो बाहर निकले। अब जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, राइट, और आपके पैकेट की जो एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पैकेट की एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा, राइट। और उसी जगह पे अगर जो पैकेट है लाइट पैकेट, एनर्जी पैकेट, उसकी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स के को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। तो क्या रीज़न था कि रेड कलर की आप ब्राइट लाइट यूज़ करते हो तब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते, पर ब्लू कलर की रेड डीम लाइट यूज़ करते हो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं? रीज़न पैकेट का है। जैसे मैंने बताया कि चाहे आप ब्राइट लाइट यूज़ करें ब्लू कलर की या डीम लाइट यूज़ करें, चाहे आप रेड कलर की ब्राइट लाइट यूज़ करें या डीम लाइट यूज़ करें, जो पैकेट है उस कलर के रिलेटेड उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। तो चाहे डीम लाइट हो, इस पैकेट की एनर्जी अगर 10 किलो जूल है या 10 EV है तो वो उतनी ही रहेगी। और ब्लू कलर में भी चाहे आप ब्राइट लाइट लो या डीम लाइट लो, एक पैकेट की जो एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो क्योंकि जो रेड कलर के पैकेट की एनर्जी है वो
इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती, तो चाहे आप डीम यूज़ करो या डार्क लाइट यूज़ करो, क्योंकि वो पैकेट की एनर्जी सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। पर अगर आप ब्लू कलर लेते हैं, राइट, जिनमें पैकेट्स की एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी ज़्यादा है, लाइट क्वांटा की एनर्जी ज़्यादा है, तो कितनी भी डीम लाइट आप यूज़ करें या एक फोटोन भी अगर आप उस सामने जाने देते हैं, एक लाइट पैकेट भी भेजते हैं, तो इस एक लाइट पैकेट में इतनी एनर्जी होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा वो तुरंत बाहर आ जाएगा, बिकॉज पैकेट की एनर्जी जो थी वो उसके बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा थी, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लाइट का बाहर आना है वो प्रोसेस जो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता कि लाइट कितनी ब्राइट है या डीम है, वो डिपेंड करता है कि लाइट के जो पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली ये पैकेट्स ही हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं, पूरी की पूरी वेव एब्जॉर्ब नहीं होती, राइट। और दूसरी एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए मैं रेड की जगह पे यहाँ पे येलो लिखता हूँ, तो येलो कलर डालने पे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ब्लू कलर डालने पे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पर देखने में ये आया था कि ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा फास्ट होते थे और येलो वाले थोड़े स्लो होते थे। अब ये भी आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से समझाया कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है वो लेट से 10 ईवी है, राइट, ईवी यूनिट एनर्जी की, और ये येलो का पैकेट है और जो है ये ब्लू का पैकेट है, इसकी एनर्जी जो है वो आपकी 15 है और इसकी जो एनर्जी है वो आपकी 20 है। तो ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन येलो वाले पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा तो 10 ईवी एनर्जी यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी की जो 5 बची 15 में से वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से यही इलेक्ट्रॉन जब ब्लू कलर का पैकेट एब्जॉर्ब करेगा तो 10 ईवी एनर्जी यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, और बाकी की जो 10 बची 20 में से वो यूज़ हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे येलो में 5 यूनिट एनर्जी कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में, ब्लू में 10 यूनिट एनर्जी कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में, तो ऑब्वियसली ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। तो आइंस्टाइन ने बहुत इंटरेस्टिंगली इसे समझाया था, और जैसा मैंने इंटेंसिटी के बारे में बताया कि ये भी देखा गया था कि इंटेंसिटी जब आप बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते हैं पर ज़्यादा निकलते हैं। क्यों? इसका सिंपल रीज़न है कि जब आप लो इंटेंसिटी लेते हैं तो उसके अंदर पैकेट्स कम होते हैं, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो पैकेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा पैकेट्स डालेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पैकेट्स एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। आप कम पैकेट्स भेजेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इसीलिए डीम लाइट पे कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और उसी कलर की ब्राइट लाइट लेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये चीज़ भी आइंस्टाइन के मॉडल से बहुत अच्छे से समझ में आती है, और ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है कि ई जो है वो आपके टोटल पैकेट की, एक पैकेट की एनर्जी है, जो आइंस्टाइन के हिसाब से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, जिसे हम फाई बोलते हैं, PHI फाई, जिसको एक्चुअली वर्क फंक्शन कहा जाता है। वर्क फंक्शन यानी वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और बाकी की जो, जैसा आइंस्टाइन ने कहा कि ये पैकेट है, अगर एक हिस्सा उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो जो भी एनर्जी बच जाती है वो आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि आप फाइंड कर सकते हो ई इक्वल्स टू एच इंटू एफ। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फाई जो है वर्क फंक्शन है, यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आती है, और बाकी की जो एनर्जी बच जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप ब्लू कलर की लाइट लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी बचेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। रेड कलर की लाइट लेंगे तो एनर्जी इससे भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पैकेट की एनर्जी कम से कम उस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से भी कम है उस लाइट पैकेट की एनर्जी, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो वर्क फंक्शन के लिए जो एनर्जी लगती है, तो उसको भी हम E इक्वल्स टू HF लिखेंगे। तो वर्क फंक्शन से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से किसी भी नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप यूज़ करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए येलो वाली फ्रीक्वेंसी पर लाइट बाहर आती है, तो येलो के नीचे की किसी भी फ्रीक्वेंसी का आप लाइट लेंगे, रेड लेंगे या दूसरी कोई लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। या ब्लू कलर पर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ब्लू कलर के नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, अगर आप उनको लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, राइट। So this was Einstein's equation that beautifully explained almost all the elusive facts of photoelectric effect. As I said, electrons emitted due to the blue light would have higher kinetic energy, क्योंकि ब्लू लाइट में एनर्जी बचेगी तो ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। रेड और येलो लाइट में बहुत ही कम होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इतना बड़ा आइंस्टाइन ने जो स्टेटमेंट दिया कि लाइट जो है वेव ना होकर बेसिकली एनर्जी पैकेट्स में उसकी एनर्जी डिवाइडेड होती है, वो कैसे दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, बिकॉज ऑलमोस्ट 20 साल तक दुनिया उनको बेवकूफ़ मानती रही, भले आगे चल के उनको नोबेल प्राइज़ मिला, पर ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। एक ऐसी थियरी, वेव मॉडल जो था मैक्सवेल का, जो इतना अच्छे से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और हर प्रॉपर्टी को समझा सकता था, शेडो वगैरह, उसको आइंस्टाइन ने चैलेंज किया था,
राइट, अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन के बेसिस पे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। और आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्वियसली दिए हुए हैं एक्सरसाइज के पीछे, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।